आजकल ये बड़ा चल रहा है साहब, पाकिस्तान हमको धमकियां दे रहा है। पता नहीं किस मुंह से 4-4 बार मार खाने के बाद वो हमें धमकियां दे रहा है। कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान, कहाँ वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान। वो कहता है परमाणु बम फोड़ देंगे। ये मैं पूरे जिम्मेदार लोगों के बीच में, हालांकि कुछ ही हैं, पर एक ईमानदार टिप्पणी करना चाहता हूं कि इस देश का, हिंदुस्तान का केवल एक डिपार्टमेंट, केवल एक विभाग, रेलवे विभाग, जिसकी रेल की पटरियों की लाइनें अटक से कटक और गुवाहाटी से चौपाटी तक पूरे भूमंडल में, भूभाग में फैली हुई हैं। अगर और इन रेल की पटरियों के अगल बगल में जो कबाड़े का लोहा पड़ा हुआ है, अगर हिंदुस्तान उस कबाड़े के लोहे को एक जगह इकट्ठा कर ले, हालांकि इतनी बड़ी जगह भी ढूंढना मुश्किल है, पर एक जगह इकट्ठा कर ले और कबाड़े के भाव में भी बेचे ना साहब, तो 3 बार इस पाकिस्तान को मोल लेकर के छोड़ सकता है हिंदुस्तान। वो हमें धमकी, थोड़ी सी आप थोड़ा सा तालियां, थोड़ा देशभक्ति के द्वार में आ जाइए। हादसे में भी देशभक्ति किस तरह से होती है। जितना टोटल उसके गोदामों में कारतूस नहीं है ना पाकिस्तान के, उससे ज्यादा तो साल भर में हमारी डॉक्टर अनीता सोनी लिपस्टिक लगा के खोखे फेंक देती है। वो हमें डरा रहा है, वो हमें धमकियां दे रहा है। अगर ये अभी यहाँ पे इलाहाबाद में कुंभ लग रहा था, इमरान खान को, उनके विदेश मंत्री को और वो जो प्रवक्ता आते हैं ना जादे वादे, उनको यहाँ कुंभ देखने बुला लेते, मेरा दावा है, गारंटी से कहता हूँ, स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके जाते इलाहाबाद के अंदर, संगम के अंदर स्टाम्प पे लिख के जाते कि हम नहीं लड़ सकते हिंदुस्तान से, क्योंकि जितने टोटल हमारी फौज में फौजी नहीं है, उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में नागा बाबा है, बिना हथियार ही निपटा देंगे पाकिस्तान को। क्या अंतर है हिंदुस्तान पाकिस्तान में? कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान। मेरा ये छंद बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, कई वीडियो भी बने इस पर, आज ओरिजिनल आपके सामने है, सुनिएगा क्या अंतर है। और साहब कविताएं कल्पना में लिखी जाती हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें आधी पंक्ति भी कल्पना की नहीं है। आपको अगर लगे कि सही है, हकीकत है, तो फिर एक एक श्रोता जिस तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, वेटर तक से भी, वो भी तालियां बजाएं कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, आप गूगल पर सर्च करके कैलकुलेशन कीजिएगा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े और छोटे छोटे मंदिरों में रोज पर डे जितने भंडारे होते हैं, और हमारे हिंदू, वो सरदार जी चले गए, पूरे देश के गुरुद्वारों में जो लंगर होते हैं, अगर इनका एक दिन का राशन जोड़ा जाए, वाकई में 1 महीने तक खा सकता है पाकिस्तान। ये अंतर है कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तमंचे तेरे पास सारे, उतने के बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। जितने के टैंक वो तमंचे तेरे पास सारे, उतने के बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, और आप उठाना तालियां, कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उरी में धोखे से सोते हुए इन आतंकवादियों ने और फौजियों ने, पाकिस्तान के फौजियों ने 18 सैनिक मारे थे हमारे, 18। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया 21 फौजियों की एक टुकड़ी को, जिसमें 20 फौजी और एक कमांडर, कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ और दुगने मार के आओ। 21 फौजियों की एक टुकड़ी गई पाकिस्तान के अंदर, घर में घुसकर बिना किसी नुकसान के, एक भी नुकसान के, बिना किसी एक भी नुकसान के 38 मार करके आई। तो उनका जो कमांडर था, उसको जो सेना के जो बड़े अफसर होते हैं, कर्नल, मेजर, जनरल, उस कमांडर को डांटा कि तुमने प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने 18 मारे थे, उन्होंने कहा था दुगने मारना है, 18 दूनी 36 होते हैं, तुमने 38 मार दिए। अब यहाँ पर अग्रवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, माहेश्वरी लोग बैठे हुए हैं, आप इस पंक्ति को जरूर ऊपर उठाएंगे। मैंने जो जवाब दिया पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, उस कमांडर की तरफ से, सुनिएगा कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तमंचे तेरे पास सारे, उतने के बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। वो 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज। और साहब उसके बाद हुआ ये पुलगामा। यहाँ पे साहूकारी वाला ब्याज नहीं था, यहाँ पे सट्टे वाला ब्याज था।
400 मारे, सट्टे वाला ब्याज है। पर समस्या उनकी नहीं है, वहां तो पाकिस्तान वाकिस्तान और चीन भी अगर साथ आ जाए तो हमें पूरा विश्वास है हमारे देश के सैनिकों पर, फौजियों पर, वो निपट लेंगे सब। समस्या कहां पर है? समस्या इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं हमारे बीच में, जिनको पहचानना मुश्किल है, समस्या वहां पर है। क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है, दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस घर के घुसे हुए गद्दार का साथ और समर्थन उनको नहीं मिले तो न तो उरी हो सकता, न पठानकोट हो सकता, न पुलवामा हो सकता, न बम्बई का 26/11 हो सकता। ये सब उनकी वजह से होता है। ये बड़ी समस्या है और इसका मैंने एक समाधान, हमारे वीर रस के कवि कहते हैं साहब गद्दारों को फांसी पे लटका दो, सूली पे चढ़ा दो, गोली मार दो। मैं हास्य का कवि लेकिन देशभक्त कवि, और उनसे ज्यादा देशभक्त प्रमाणित करूंगा मैं कहता हूं कि नहीं, फांसी पे मत चढ़ाओ, सूली पे भी मत चढ़ाओ, गोली भी मत मारो। आप कहोगे ये क्यों? मैं तर्क के साथ कहता हूं, इसलिए साहब कि अगर किसी ने 2-5 मर्डर एक साथ कर दिए तो फांसी की सजा तो उसे भी हो जाती है। किसी ने बड़ी सी बैंक में डकैती डाल दी, बैंक लूट लिया, उसे भी फांसी की सजा होगी। किसी ने कोई रेप कर दिया तो उसको भी फांसी की सजा होगी। पर इस देश में रह करके, यहाँ पैदा होकर के, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करके और इस भारत माता के साथ गद्दारी करने का जो गुनाह है, वो गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसकी सजा भी बड़ी होनी चाहिए और अभी तक हमारे संविधान में वो सजा नहीं है। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा है, अब अगर आप ध्वनि मत से उसे पारित कर देंगे, मैं हर जगह बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी लाखों की भीड़ में ध्वनि मत से वो प्रस्ताव पारित हो रहा है। हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में ये सजा संविधान में समाहित हो जाए अध्यादेश के जरिए। या क्या सजा होनी चाहिए? इतना बड़ा गुनाह है, क्या सजा हो सकती है? आप अगर कल्पना तक भी नहीं पहुंच पाए तो सुनिएगा कि गद्दारों को ना फांसी दो, ना सूली पर लटकाओ। गद्दारों को ना फांसी दो, ना सूली पर लटकाओ, चिकन बिरयानी खिलवाने को ना जेलों में भिजवाओ, और मोदी जी इन गद्दारों को जिंदा जिंदा जिंदा, अंडरलाइन, मोदी जी इन गद्दारों को जिंदा इसी जमीन में गड़वा कर उसी जगह पर उसके ऊपर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाओ। स्वच्छता अभियान भी पूरा और सजा भी। आप सोच लो, जिंदा गड़ा है गटर में आदमी, ऊपर से ऊपर लिख दो दाऊद इब्राहिम सुलभ कॉम्प्लेक्स, अजहर मसूद सुलभ कॉम्प्लेक्स, हाफिज सईद सुलभ कॉम्प्लेक्स, और फ्री। 5-5 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको, हमको। और जो भी पढ़ेगा ना वो सोचेगा कि यार 7 पीढ़ियां तक भी उसकी सोचेगी कि गद्दारी नहीं करना चाहिए देश से, वरना ये हाल होगा। होना चाहिए कि नहीं ये सजा? तो एक बार फिर ध्वनि मत से पारित करो इस प्रस्ताव को। भाभी आप भी प्रस्ताव को पारित करें। पाकिस्तान 2 कौड़ी का धमकियां देता है हमें। अच्छा, हमारी तो साहब हिंदुस्तान की पूरा वर्ड मान गया राजनीति को, कूटनीति को और विदेश नीति को। अब इससे बड़ी कूटनीति और क्या होगी कि घर में जाके कूटो। सबसे बड़ी कूटनीति तो यही है, घर में जाके कूटा। अब राजनीति देखो, आप विदेश नीति देखो कि वहां पे बम गिराए, एयर स्ट्राइक की, पूरे पाकिस्तान के दस्त लग गए, प्रधानमंत्री से लेकर के आम आदमी के, पूरे पाकिस्तान के दस्त लग गए। अब भारत की कूटनीति, विदेश नीति, राजनीति, दूसरे दिन घोषणा कर दी कि पानी भी बंद। समझो बात को, अभी भी नहीं समझ पाए तो इस छंद के माध्यम से समझो। सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं आपका कि दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। ओ दाना बंद, पानी बंद, हुक्का पानी बंद, तेरा मकानों और दुकानों में ताले पड़ जाएंगे। मकानों दुकानों की तो बात छोड़ इमरान, अगलों बगलों में जाले पड़ जाएंगे। और ध्यान से सुनना, तालियां उठाना अगली पंक्ति पर कि मकानों दुकानों की तो बात छोड़ इमरान, अगलों बगलों में जाले पड़ जाएंगे। और बूंद बूंद पानी के लिए भीतर सोगे तुम, पीना छोड़ धोने के भी लाले पड़ जाएंगे। बूंद बूंद पानी के लिए भीतर। अब वो अभिनंदन आया साहब,
अब देखो बीबी तो बीबी होती है, चाहे वो अभिनंदन की हो, चाहे किसी कलेक्टर साहब की हो, या मंत्री जी की हो, या किसी की भी हो, बीबी बीबी होती है। आपने पूरा दृश्य देखा, वो दिन भर सबकी, पूरे देश की आंखें टकटकी लगा के रात को 10 बजे उसको वहां से इस बाघा बॉर्डर में एंटर कराया। तो एक बहुत सुंदर सी वहाँ की कोई अधिकारी थी या कोई मंत्री थी, इमा रब्बानी थी, वो उसको छोड़ने आई वहां तक। और वो टीवी पे सबने देखा, अभिनंदन की मिसेज ने भी देखा। घर जाते ही अभिनंदन की मिसेज ने सबसे पहला प्रश्न उससे यही किया, बोले वो कौन थी, वो कौन थी। अच्छा, कई कह रहे हैं साहब के जेनेवा समझौते की वजह से अभिनंदन को छोड़ दिया, किसी ने कहा फलाने के दबाव की वजह से छोड़ दिया, किसी ने कहा उसके दबाव की वजह से। ये सब गलत बात है साहब। क्यों छोड़ा सुनिएगा आप। क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही भिखमंगी कगार पर खड़ा है, कटोरा लेकर के पूरे वर्ल्ड में भीख मांग रहा है। अब अभिनंदन की तो मूछों की मेंटेनेंस 2500 रुपए रोज की थी, और इना रब्बानी जैसे कई उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान ने सोचा इसे जल्दी रवाना करो, ये 2-4 महीने रुक गया ना तो घर घर में से, यहाँ गली गली में से अभिनंदन निकलेगा पाकिस्तान में, इसलिए छोड़ना पड़ा उसे।